तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के साथ। आज के दिन देखें तो स्टॉक में 6.26% की मंदी देखने को मिली है। अगर सबसे पहले रीजन को देखें तो टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग की वजह से स्टॉक में सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है। आपको शॉर्ट में समझाने की कोशिश करता हूं। टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग क्या होता है? मान लीजिए किसी को 2 लाख रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। अगर वो अपने प्रॉफिट को बुक करना चाहते हैं तो 1 लाख रुपए से ज्यादा का अगर प्रॉफिट होता है तो उसके ऊपर उनको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगता है। लेकिन ऐसे समय में वो क्या करते हैं, साथ में उस स्टॉक को भी सेल कर देते हैं जिनमें उनको लॉस हो रहा होता है। ऐसे में क्या होता है, जो टोटल प्रॉफिट होता है वो घट जाता है, जिसकी वजह से उनको कम टैक्स लगता है और इसी को टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग बोलते हैं। लेकिन ये मेन रीजन नहीं है। जो गिरावट का मेन रीजन है वो है आज के दिन स्टॉक में सेलिंग देखने को मिला है। डालमिया ग्रुप ने आज के दिन स्टॉक में सेलिंग किया है और कितना सेलिंग किया है तो 4.97% स्टेक का सेलिंग हुआ है और कितने प्राइस पर हुआ है तो 135.85 रुपीज पर हुआ है। अगर नंबर के टर्म्स में देखें तो 52.72 लाख शेयर का सेलिंग हुआ है। इसी वजह से स्टॉक में इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। अब दोस्तों अगर थोड़े पुराने न्यूज को देखें, एक सप्ताह पहले का न्यूज है, तो आपको देखने को मिलेगा एक आर्टिकल जिसमें बताया गया है क्यों आपको इंडियन एनर्जी एक्सचेंज में बाइंग करनी चाहिए। शॉर्ट टर्म में स्टॉक अच्छा प्रॉफिट दे सकता है क्योंकि स्टॉक ने अपने 200 डेमा को ब्रेक किया था और इनका कहना था कि आने वाले समय में स्टॉक में और भी तेजी देखने को मिल सकती है और इन्होंने जो टारगेट प्राइस बताया था 175 रुपीज का बताया था। लेकिन होता क्या है, स्टॉक में गिरावट देखने को मिलती है और स्टॉक अभी के समय 130 रुपीज के आसपास नजर आ रहा है। तो आपने देख लिया, कभी भी किसी आर्टिकल को देखकर इन्वेस्टमेंट मत करिएगा, आप हमेशा फंस जाएंगे क्योंकि आर्टिकल आपके लिए नहीं लिखा जाता है। आर्टिकल उनके लिए लिखा जाता है जो स्टॉक से सेल करके एग्जिट करना चाहते हैं और अभी के समय वो लॉस में होते हैं। तो अगर उनको सेलिंग करना है तो बायर भी क्रिएट करना पड़ेगा और बायर कौन होते हैं तो रिटेल इन्वेस्टर होते हैं, हम जैसे। इसलिए कभी भी किसी ब्रोकर का टारगेट को देखकर इन्वेस्टमेंट करने की या फिर ट्रेडिंग करने की कोशिश मत करिएगा। अब दोस्तों इस स्टॉक में हमें क्या करना चाहिए? 11,000 करोड़ का मार्केट कैप है, 41 का प्राइस टू अर्निंग रेशियो है। अगर मुझसे पूछा जाए कि क्या 41 का प्राइस टू अर्निंग रेशियो रीजनेबल है इस कंपनी के लिए, तो दोस्तों मेरा सादा सा जवाब होगा, मुझे लगता है कि कंपनी अभी भी महंगी है। इसका रीजन है क्योंकि बहुत सारे लोग आपको बताते हैं कंपनी मोनोपोली है, लेकिन ये एक मोनोपोली कंपनी नहीं है। क्योंकि दोस्तों मोनोपोली जो होती है वो कंपनी मेहनत करके बनाती है, उसको बनाने में सालों लग जाते हैं और उस मोनोपोली को कोई भी ओवरनाइट छीन नहीं सकता है। अगर एग्जाम्पल के लिए देखें तो नेस्ले इंडिया बेबी मिल्क पाउडर में कंपनी के पास 90% के आसपास का मार्केट शेयर है और कंपनी पूरी तरीका से मोनोपोली रखती है क्योंकि बेबी फूड में बहुत सारी कंपनी को लाइसेंस ही नहीं मिलता है, गवर्नमेंट लाइसेंस ही नहीं देती है। अगर कुछ भी गलती होती है तो इससे बच्चे के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए किसी भी कंपनी को आसानी से इसका परमिशन ही नहीं मिलता है। इसलिए नेस्ले इंडिया आसानी से मोनोपोली इंजॉय करती है। लेकिन इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के केस में देखें तो कंपनी को जो मोनोपोली हासिल था वो गवर्नमेंट रेगुलेशंस की वजह से हासिल था और गवर्नमेंट ने अपने डिसीजन को चेंज कर लिया और उन्होंने एक और एनर्जी एक्सचेंज को बना दिया। इस वजह से स्टॉक में कंटिन्यू गिरावट देखने को मिल रही है। बहुत सारे लोग अभी भी आपको बताते हैं कि आईआरसीटीसी में मोनोपोली है, लेकिन दोस्तों वहां पर भी गवर्नमेंट रेगुलेशंस की बात आ जाती है। इसलिए जो भी गवर्नमेंट रेगुलेशन की वजह से मोनोपोली है उसको आप रेगुलेटेड कंपनी मानिए, न कि मोनोपोली कंपनी मानिए। अगर कंपनी के आरओसी को देखें तो अच्छा आरओसी है, रिटर्न ऑन इक्विटी भी अच्छा है, लेकिन फिर भी कंपनी चल नहीं रही है। लास्ट क्वार्टर में कंपनी के रिजल्ट को देखें तो कंपनी का सेल्स भी घट गया था और कंपनी का प्रॉफिट भी घट गया था। इस वजह से स्टॉक में और भी ज्यादा प्रेशर देखने को मिल रहा है। अगर कंपनी के हिस्टोरिकल प्राइस टू अर्निंग रेशियो को देखेंगे, जब से कंपनी की लिस्टिंग हुई है तो मीडियन प्राइस टू अर्निंग रेशियो 36.2 का नजर आता है।
अभी के समय कितना है 41 का। तो अपने मीडियन प्राइस टू अर्निंग रेशियो से कंपनी ऊपर ट्रेड कर रही है। कंपनी अभी भी महंगे वैल्यूएशन पर अवेलेबल है। अब दोस्तों अगर कंपनी के सेल्स के ग्रोथ को देखिएगा तो आपको कम होता हुआ नजर आएगा। 10 साल का सेल्स का ग्रोथ 22% है, 5 ईयर में 16% है, 3 ईयर में 19% है और आने वाले समय में और भी कंपनी का सेल्स का ग्रोथ कम हो सकता है क्योंकि एक नया एनर्जी एक्सचेंज बन चुका है। अगर प्रॉफिट के ग्रोथ को देखेंगे तो ये कंटिन्यू 24% का नजर आ रहा है, सिर्फ ट्रेलिंग 12 मंथ में आपको 2% का नजर आता है। तो इस हिसाब से कंपनी सही नजर आती है। अगर CAGR रिटर्न देखिएगा तो 20% का 5 ईयर का है, 3 ईयर का 45% का है, 1 ईयर का -41% का है। अगर कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखिएगा, गवर्नमेंट की कंपनी है तो शेयर होल्डिंग पैटर्न देखकर कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं होने वाला है, तो इसको आप इग्नोर कर सकते हैं। अब दोस्तों कंक्लूजन पर आते हैं, बात करते हैं कि हमें इस कंपनी में क्या करना चाहिए। देखिए दोस्तों, अगर मेरा ओपिनियन मानेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि आपको इस कंपनी में फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर आप ट्रेडिंग के पर्पस से खरीदना चाहते हैं वो बात अलग है, लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट पर्पस की बात की जाए तो मुझे लगता है कि आपको इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। अगर आपने ऊपर के लेवल पर बाइंग किया हुआ है तो आपको एग्जिट करने का मौका देखना चाहिए, लॉस में मत सेल करिए। जब भी स्टॉक में किसी वजह से ऊपर की ओर मूवमेंट देखने को मिले तो आप एग्जिट करने का प्लान देख सकते हैं। फ्रेश इन्वेस्टमेंट की मैं रिकमेंडेशन नहीं दूंगा, लेकिन अगर आपकी फिर भी इच्छा है कि मैं इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूं तो आप कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। इस वीडियो के डिस्कशन के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको डिस्कशन पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।